Hello, welcome in my online class. I am Ajay Kumar Thakur from सूचना भवन बोकारो से। लास्ट क्लास में मैंने कुछ जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताया था केमिस्ट्री में, जिसमें मैंने डिस्कस किया था कुछ पॉइंट्स, पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था आपको, फिर कुछ ऑर्गेनिक पार्ट्स उसमें मैंने बताया था आपको, जिसमें सीक्वेंस रूल जो है R&S नोमेनक्लेचर, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट चर्चा करना चाहूँगा कि लास्ट संडे जो नीट एग्जाम्स हुए, आपने देखा होगा कि उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे दैट वाज फ्रॉम एनसीईआरटी। और आगे नेक्स्ट ईयर जो भी नीट एग्जामिनी होंगे, उन्हें एक जरूर आइडिया आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसा है। अगर वो लास्ट 3 to 4 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उन्होंने देखा होगा तो थोड़ा बहुत तो जरूर आइडिया होगा आपको। जैसा कि मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बताया था, तो होप सो कि यू हैव कंप्लीटेड योर periodic table regarding electronic configuration, regarding the elements, the group of elements, period of elements। क्योंकि आपने नीट में देखा होगा कि एक क्वेश्चन लास्ट अगर आप 5 इयर्स में अगर आप जाते हो तो यू हैव सीन कि वन क्वेश्चन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, दैट इज कि वो क्वेश्चन ये था कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड है या पीरियोडिक टेबल पे कमांड है, तो एक क्वेश्चन तो था जो जिसमें उसका नोमेनक्लेचर यानी नेम जो है एलिमेंट्स का वो लिखना था, और एक क्वेश्चन था कि जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकालना था। तो जस्ट आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट कि मैं फिर ये कह रहा हूं कि अगर आपने अभी तक पीरियोडिक टेबल को नहीं कमांड किया है तो जो मैंने ट्रिक्स आपको बताए थे लास्ट क्लास में, एक बार जरूर उस पे जाए आप, क्योंकि केमिस्ट्री इज स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप अगर वो 45 क्वेश्चंस जो आपने देखा होगा तो यू कैन सॉल्व इजीली 45 क्वेश्चंस, बिकॉज इट वाज सो इजी, इजीएस्ट वन क्वेश्चंस in your NEET exam last Sunday in NEET examination। क्योंकि वो आपको टाइम भी सेव कर रहा होता है कि अगर आप क्वेश्चन देखते देखते आपको आंसर आ जाता है, तो अगर टाइम सेव करना और वो टाइम आप यूटिलाइज कर लेते हो फिजिक्स में और बायो में। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन था, मैं उसको पहले डिस्कस कर दूं कि एक क्वेश्चन था कि क्रोमियम 2+ what will be the magnetic moment value of chromium 2+। तो अगर आपको, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि लेट अस सपोज कि क्रोमियम आपका एटॉमिक नंबर इट वाज 24, तो क्विकली जो ट्रिक्स मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम का होगा वो होगा 4s1 3d5, क्योंकि वो एक्सेप्शनली क्रोमियम और कॉपर, यू नो वेरी वेल कि इट इज एक्सेप्शनल due to half-filled orbital। the configuration of chromium is 4s1 3d5। तो ये configuration, चूंकि it's a out question, every year in NEET examination there will be question like this। तो आप ये देखो कि अगर ये क्रोमियम 2+ है तो जो कॉन्फ़िगरेशन क्विकली कितने कम समय में इसके आंसर आप बना सकते थे कि ये कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा, क्रोमियम 2+ का 3d4। तो 3d4 मीन कि जो d ऑर्बिटल्स हैं आपके, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं नीट के इस क्वेश्चन को या नीट में जैसा क्वेश्चन पूछे गए 5 मिनट में इसलिए इसका डिस्कशन कर रहा हूं कि ताकि आप अपने आप को इस बेसिस पे प्रिपेयर कर सकें आप। फिर मैं आज एक न्यू टॉपिक भी लूंगा, जिसमें आज फिजिकल का एक पार्ट केमिकल काइनेटिक्स आपको बताएंगे। लास्ट क्लासेस में जो मैंने ऑर्गेनिक में कुछ होमवर्क आपको दिया था, होप सो कि आपने वो होमवर्क भी बनाया होगा, उस पर भी मैं 5 मिनट डिस्कस कर लूंगा।
लेकिन उससे पहले इट्स ए इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन फॉर ऑल ऑफ यू. सो एक क्वेश्चन, इट्स आउट क्वेश्चन कि इट विल बी इन योर नेक्स्ट NEET examination, or not only in your NEET examination, in your academic examination also there will be such type of question. क्योंकि इस टाइप ऐसे अगर कॉन्फ़िगरेशन पे कमांड है तो ढेर सारे क्वेश्चंस जो है आपको इस पे बन जाते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना होगा, जिसको जब हम उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे ये सारे ट्रिक्स आपसे हम शेयर करेंगे, जिससे कम समय में आप ये सारे क्वेश्चन को आप बना सकते हो. तो in case of chromium 2+, you can see there is a configuration of chromium 2+ is 3d4. So one electron, जो आप ये 5 orbitals जो हैं, जो 11th में आपने ऑलरेडी पढ़ा है, dxy, dyz, dxz, dx square minus y square and dz square. So for these 4 electrons, if you are calculating the magnetic moment value for spin only, that is mu s. It is n plus 2 under root bm for magneton, where n is number of unpaired electron. Number of unpaired electron. कितना इजी क्वेश्चन है ये आप देख सकते हो. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 4. सो 4 plus 2 अंडर रूट 6, ये कितने हो जाएंगे 24 अंडर रूट. अब चूंकि राउंड ऑफ 24 का जो राउंड है आगे जाते हैं तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5. तो राउंड ऑफ जब 24 का आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 का 5 हो जाता है. तो ये लगभग आपका जो है 4.90 आसपास में मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू है. तो अगर कॉन्फ़िगरेशन पता है तो इतनी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आपके माइंड में सेट होगा कि ये 5 ऑर्बिटल्स डी में होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अनपेयर्ड कितने हैं, और इस बेसिस पे आप यहाँ पुट कर दो तो ये आप बता सकते हो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या होगा. उसी तरह से जैसे दूसरा भी क्वेश्चन यहीं से बन जाता है आपका कि ऑल आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ क्रोमियम 2+. सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक बिहेवियर? The magnetic behavior will be paramagnetic because of due to presence of unpaired electrons. क्योंकि unpaired electron है इसलिए ये behavior जो इसका होगा वो paramagnetic होगा. तो इसलिए मैंने उस पहला क्लास में आपको पीरियोडिक टेबल में के बारे में बताया था कि इस तरह से आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस जो है, अगर आपको मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है, अगर वो आपके माइंड में सेट है और उसको रटने की भी जरूरत नहीं है, बस कंसेप्चुअली इफ यू आर जस्ट रिकॉलिंग योरसेल्फ, तो आई थिंक एक क्वेश्चन जो ये आपका है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो एंड यू गेट 4 मार्क्स. तो इस तरह से और सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन थे उसमें, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने इसको यहाँ पे लिया, ऑर्गेनिक से बहुत सारे क्वेश्चन थे. तो ऑर्गेनिक में इवन की जो आपने 11th में पढ़ा है और आप जो 12th में ऑलरेडी कुछ क्लासेस आपने किए हैं, तो उसमें खास करके ऑर्गेनिक पोर्शन में 2 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप उसको स्टडी करेंगे या जब हम लोग उसको डिस्कस करेंगे तो यू जस्ट लर्न अबाउट द टेक्निक और दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन. उस पर जरूर आपको फोकस करना और वो सीखना है, तो आपका कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी आपका बन जाएगा. फिर उस ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म अगर आ गया तो आपने उसमें देखा होगा नेम एंड रिएक्शंस, जैसे वुड्स रिएक्शन 11th में आपने पढ़ा, उसी तरह से 12th में भी बहुत सारे ऐसे नेम ऑफ रिएक्शन है, तो उस पे कमांड आपको हो जाए. जो स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है जिसमें मैंने जस्ट एक एग्जांपल जो आपको लिया था कि R&S नोमेनक्लेचर, वहां पे मैंने आपको SIP रूल भी बताया था और कुछ होमवर्क दिया था. जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था कि 2-ब्यूटानॉल 2-ब्यूटानॉल इसका R&S नोमेनक्लेचर बनाने के लिए, तो पहले वो 4 जो मैंने आपको होमवर्क दिए थे मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर आ जाएंगे हम जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स वहां पे. तो 2-ब्यूटानॉल स्ट्रक्चर आप जब लिखते हो 2-ब्यूटानॉल का 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट मीन 4 कार्बन, ऑल मीन अल्कोहल यानी
किस पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन पे। OH। रेस्ट में क्या है? H H H। H। अब आप देखो इसमें फाइंड, पहले क्या मैंने बताया था आपको कि यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द chiral center, and chiral center will be the carbon center where 4 different groups are attached। तो क्या ये chiral center होगा? Obviously नहीं होगा, because of 3 same hydrogens are attached here। सेकेंड इस कार्बन पे आप आए तो अब आप यहां देखिए कि ये कार्बन में एक OH ग्रुप है, दूसरा ये CH3 ग्रुप है, तीसरा ये हाइड्रोजन ग्रुप है, और चौथा यहाँ पे क्या है? ये C2H5 यानी इथाइल ग्रुप है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो CH CH3 OH C2H5। ऑब्वियसली इट विल बी chiral center, जिसको आपने क्या किया? स्टार से डिनोट कर दिया। ये chiral center हो सकता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप है। ये कार्बन ये भी नहीं होगा। तो इससे तो इस स्ट्रक्चर से, क्योंकि जब भी आप RNS नोमेनक्लेचर, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको IITs में पूछे जाते हैं, तो इस तरह से जब आप स्ट्रक्चर प्लॉट कर लोगे तो देयर विल बी, आई थिंक देयर विल बी नो कंफ्यूजन कि टू आइडेंटिफाई द chiral center। दैट्स व्हाई whenever you are plotting this structure, in this compound there is only one chiral center and it is written as here by star। अब क्या उसमें मैंने कहा था कि जब आप स्ट्रक्चर प्लॉट कर लेते हो, chiral center आप असाइन कर लेते हो, देन आपको नेमिंग यानी जो उसका वांट किस पोजीशन पे, जो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जो ग्रुप को प्रायोरिटी रूल फॉलो करना है उस पे आप आ जाओ। तो यानी OH जो रूल के अगेंस्ट मैंने ये बताया था आपको कि OH चूंकि कार्बन से ऑक्सीजन हायर एटॉमिक नंबर है, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? ये R, चूंकि अभी तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में मैं बना रहा हूं, इसको आप 3D स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन में प्रिंट होते हैं। तो जब 3D में, अगर लेट अस सपोज मैं 3D ही बना देता हूं इसको, कि अगर ये 3D स्ट्रक्चर में आप बना रहे हो तो ये हो जाएगा इस तरह से स्ट्रक्चर बना दे। आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बना ले, जैसा कि इसके लिए भी मैंने बताया था आपको कि इट्स दिस इंडिकेट द ग्रुप्स आर अटैच्ड टुवर्ड्स व्यूअर एंड दिस वन अटैच्ड बिलो द व्यूअर, एग्जैक्टली बिलो द व्यूअर। सो whenever you are doing numbering it's 1। अब इस इधर 3 जो आपके ये बच रहे हैं, that is C2 और CH3। तो यहाँ पे आप देखें कि ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और यहाँ तो एक ही कार्बन है, उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन। तो हेवियर ग्रुप कौन हो गया? ये C2। तो इसका मतलब है कि ये सेकंड नंबर जो हो जाएगा वो 2 ये होगा, थर्ड नंबर CH3 हो गया, और फोर्थ क्या हो गया? ये हाइड्रोजन हो गया। तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन इज ऑलवेज विल बी द बिलो द व्यूअर, सो ऑब्वियसली इट विल बी एट 4th पोजीशन। तो जो मूवमेंट होगा वो मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 4। तो ये मूवमेंट क्या होगा कि 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में, यानी ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? क्लॉक स्ट्रक्चर हो गया, क्लॉकवाइज मूवमेंट है आपका। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए क्या नोमेनक्लेचर हो गया? R हो गया, R2-butanol। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि जो 2-butanol है उसका स्ट्रक्चर जो वो R, ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो R है और S है। अब इसके बाद इसमें एक और मैंने उसमें एक बताया था कि हाउ कैन यू फाइंड आउट द टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, यानी टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स of the compound that is the 2-butanol if there will be question like this। और ये बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसा होता है आपको, तो क्या हो जाएगा? only one chiral center is present, the 2 to the power 1, यानी फॉर्मूला क्या था? 2 to the power n। तो यहाँ पे n कितना है? chiral 1 है, तो 2 to the power n में 1 यानी 2। total possible structure is 2।
इस एग्जाम्पल से भी हमें लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट, इसमें एक और मैंने एग्जाम्पल दिया था जो अब लेते हैं कि इफ मोर देन कायरल सेंटर आर प्रेजेंट, यानी अगर एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तब आप क्या करोगे। OH COH H CCOOH H H OH, ये कौन सा कंपाउंड है? ये है टार्टेरिक एसिड। तो अब पहले तो इसका ये देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो यहां पे बना हुआ है, is this compound is optically active or optically inactive। तो जब आप ये देखो तो यहां पे जब आप एक प्लेन ऑफ सिमेट्री जो यहां पे प्रेजेंट है तो क्या हो गया, ये कंपाउंड जो है गिव्स मिरर इमेज, ये ऑप्टिकली जो है वो एक्टिव होगा या इनएक्टिव, तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका कि इट इज ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो फिर क्या करते हैं इसको कि इसका भी आप आर एंड एस नोमेनक्लेचर जब आप कैलकुलेट करोगे तो या तो आप 2 डायमेंशनल में जब आप बनाते हो तो उसके रेफरेंस में, या 3D में जब बनाते हो तो उसके रेफरेंस में। तो इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर हम प्लॉट करते हैं, वो है COOH COOH H OH H OH। अब आप इसको देख लो कि इसमें हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, दैट इज इन टार्टरिक एसिड। क्या होगा इसमें, जैसे आप चाहो तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका भी आप स्ट्रक्चर प्लॉट कर सकते हो, दैट इज C डबल बॉन्ड OH, ये भी हम लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं इसका C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं इसको। अब यहां पे देखना है कि वेयर इज कायरल सेंटर। क्या ये जो कार्बन है, चाहे आप टॉप से या बॉटम से, आप जिस डायरेक्शन से आप जा रहे हो, मे बी कायरल सेंटर? नो, बिकॉज ओनली 3 ग्रुप्स आर अटैच्ड हियर, इसलिए ये पार्ट तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। देन इस कार्बन से जब आप इस कार्बन में पहुंचो, यानी सेकंड कार्बन में 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप और ये एक और ग्रुप, 4 ये हो जाएगा। अब है कि ये जो कंपाउंड बने, तो एक ये तो कायरल सेंटर हो गया, फिर सेकंड आप इसमें आ जाओ तो ये कार्बन जो है यहां भी एक ग्रुप जो ये हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, तीसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसके लिए ये जो होंगे वो 4th ग्रुप हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब क्या है, ये भी कायरल सेंटर है। अब क्या करते हैं, अब यहां पे हम फिर क्या करते हैं कि हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। हमें तो ये एटलीस्ट आइडेंटिफाई हमने कर लिया कि देयर आर 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर, 2 कायरल सेंटर यहां पे प्रेजेंट है। और अगर यहीं से आप डायरेक्ट बता सकते हो कि हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस tartaric acid, तो formula is 2 to the power n, so where n is 2 because of 2 chiral centers are present here, that's why it will be 2 to the power 2, यानी कितने स्ट्रक्चर हो गए, 4। it means there are 4 possible structures। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे तो उसमें भी आप ऐसे बना सकते हो, डिस्क्रिप्टिव होंगे तो भी आप बना सकते हो। तो अब यहां पे ये देखते हैं कि अब इसका हम लोग जो है वो नंबरिंग कैसे करते हैं। कौन सा, फर्स्ट जो CIP रूल मैंने बताया था, which will be priority according to the priority rule, which will be first group। obviously जो O है, कार्बन से डायरेक्ट अटैच कौन है, O, तो ये कौन सा हो गया, फर्स्ट ग्रुप ये हो गया। अब यहां देखते हैं ये कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। फिर क्या देखेंगे, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों तो मैच कर रहा है, लेकिन इधर क्या देख रहे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन।
ऑब्वियसली शायद समझ में आ गया होगा आपको, दिस वन विल बी हैवियर ग्रुप, तो इसका मतलब है कि ये सेकंड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। हाइड्रोजन एज इट इज, चूंकि लिस्ट प्रायर ग्रुप में था तो वो फोर्थ पोजीशन पे है। अब इसके लिए जो है, इस कार्बन के लिए ये ग्रुप जो कौन सा हो गया, मेरा थर्ड प्रायर ग्रुप हो गया। तो अब फिर जब आप मूवमेंट यानी डायरेक्शन जो आप दिखाओगे तो दैट इज 1 2 3 मीन एंटी क्लॉकवाइज हो गया ये मूवमेंट। फोर्थ तो ये बिलो व्यूअर है, तो एंटी क्लॉक हो गया, इट मीन स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, एस स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया एस टार्टरिक एसिड हो गया। अब ये तो देखना है ना कि वो जो कार्बन है ये C1 और C2 है, तो कौन सा कार्बन है, ये C2 की बात मैंने यहाँ पे की है, सेकंड कार्बन की यहाँ पे बात की है कि C2 आपको क्या शो कर रहा है, S। नेक्स्ट आप जब ये C3 पे जब आप अप्रोच करो यानी थर्ड कार्बन पे जब आप आ जाओ तो फिर इसी स्ट्रक्चर में मैं देखता हूं, आप खुद इसको ट्राई कर सकते हैं। यानी इस कार्बन के लिए इसका तो क्लियर हो गया कि ये एस स्ट्रक्चर है इसका, जो सॉरी एस नोमेनक्लेचर में आ गए। अब यहां पे जब हम आते हैं तो फिर फर्स्ट कौन ग्रुप हो जाएगा इसके लिए, ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कौन सा हो गया 1, ये कौन सा हो गया 2, इधर वाला इसके लिए कौन सा ग्रुप होगा इस कार्बन के लिए 3, और ये कौन हो गया 4। तो जब मूवमेंट हो गया तो 1 2 3 4, ये भी आ गया एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब है कि दिस कार्बन इज आल्सो एस नोमेनक्लेचर। तो यानी ये क्या होगा, 2 क्या था 2s और 3s, ये भी आ गया, ये दोनों आ गया 2s एंड 3s। जो 2 ब्यूटानॉल है वो आपका 2 ब्यूटानॉल, होप सो कि टार्टरिक एसिड आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहीं पे ये क्वेश्चन भी आपका ये बन जाता है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को बता दिया था आपको और मैंने ये आपको वर्क भी दिया था, तो यहीं पे कितने सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि पॉसिबल आइसोमर्स निकल गए, कंपाउंड्स जो है वो कंपाउंड का आरएस नोमेनक्लेचर वो निकल गया। फिर आप ये देख लो आप कि जैसे आपको यहां भी ये आर और एस तो होंगे ही, लेकिन क्वेश्चन आएगा कि दिस फॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो कि मैंने पहले कहा इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहां पे क्या है बीइंग कायरल सेंटर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इट शोज इट हैज plane of symmetry, presence of plane of symmetry, that's why this compound is optically inactive। तो इस तरह से आप ये भी टार्टरिक एसिड का भी जो है आप वो बना सकते हैं। फिर मैंने ग्लूकोज का, इसी तरह से आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी आप बना के, अब आप निश्चित रूप से आई थिंक कि अब आपसे ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओगे वो भी C डबल बॉन्ड OH 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 H OH H OH H OH H OH CH2 OH। अब इसमें मैं सिर्फ इतना आपको हिंट दे देता हूं कि कितना इसका कहां किस किस पोजीशन पे जो है यहाँ पे कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है। अब तो पिक्चर देखने से ये जो आपने यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा है तो ऑब्वियसली इट विल क्लियर कि कहां पे कायरल सेंटर हो सकता है। ये होगा नहीं, इस पोजीशन पे है, ये एक है कायरल सेंटर, ये एक कायरल सेंटर है, फिर ये कायरल सेंटर है और यहाँ भी कायरल सेंटर है, ये है होगा नहीं। तो हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज, तो देयर आर 4। तो क्वेश्चन ये होगा कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स आर फॉर ग्लूकोज, या स्ट्रक्चर्स पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हाउ मेनी टाइम्स या व्हाट विल बी द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड व्हिच टाइप, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ दैट ऑल टाइप्स ऑफ ग्लूकोज। तो 2 टू द पावर n है तो 2 टू द पावर 4 हो गया, तो 2 टू द पावर 4 यानी 16 हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग कि यू कैन प्लॉट 16 पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।
आप ये लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें RS करके आप खुद इसको आप बना सकते हो। फिर मैंने कहा था कि सिंपलिस्टिक हाइड्रोकार्बन्स, तो उसमें जो कायरल सेंटर होगा वो कैसे बनेगा, यानी उसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही होना चाहिए। मैंने वो एक होमवर्क वो भी दिया था। तो देखिए कैसे बन सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम H कर दें, यहाँ पे CH3 कर दें, यहाँ पे C2H5 कर दें, यहाँ पे C3H7, all are hydrocarbons or it's the first hydrocarbon having chiral center। तो you can see इस बेसिस पे आप जो है R and S और सारे एग्जाम्पल्स आप लेके प्रैक्टिस कर लेना, और इस पे भी जो क्वेश्चन होंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव उस पे भी आप इसको आराम से देख सकते हो। तो वो ऑर्गेनिक, चूंकि इसको मैंने इसलिए बताया कि इस पे भी क्वेश्चंस आपको होते हैं। तो अब आप चूंकि इन सारे क्वेश्चंस को टेक्निकली जब आप सॉल्व करोगे तो आप यू सेव योर टाइम एंड यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इन अदर टॉपिक्स फॉर नीट और IIT एग्जामिनेशन, that is in either in physics or math or in biology. So chemistry will be your scoring. I am again repeating you कि chemistry is scoring subject, and technically if you are just commanding this topic, all the topic, I mean each topic mean there is a tricky approach, you are adopting tricky approach, you will solve each and every question. That is, if 45 question in NEET, you can solve 45 of 45. So let us forward, आगे अब हम बढ़ते हैं। उसमें मैंने एक और बात याद आई मुझे कि उसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि एक सॉलिड स्टेट में कि एक फॉर्मूला बताया था उसको कि आप डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करोगे और एज लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे। तो वो जो है वो भी देखा होगा आपने कि एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए अब हम बेसिकली एक पर्टिकुलर आवाज से हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और वो टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स। अभी तक मैंने एक ब्रीफ आपको दे रहा था कि आप जो है सो जस्ट आप देखें कि कैसे आपका अप्रोच जो होगा वो क्वेश्चन पे जो है कंसंट्रेट कर पाओगे और आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आज हम स्पेशली स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, और यहां से भी नीट में भी एक क्वेश्चन था, IIT में भी वहां पे एडवांस उसमें भी क्वेश्चन थे। इस टॉपिक से भी क्वेश्चन जो है वो आपको फिक्स्ड है कि एक क्वेश्चन तो होने ही होने हैं, और वो इजीली आप बना सकते हो। तो आज जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसमें हम ये पहले जानते हैं कि व्हाट इज द केमिकल, व्हाई यू, how or why, what is the rate of reaction। इसके लिए क्योंकि मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि जो एक थर्मोडायनामिक्स टॉपिक आपने पढ़ा था, तो इन थर्मोडायनामिक्स वी ओनली स्टडी अबाउट द फ्री एनर्जी चेंज, यानी जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन जो था डेल्टा RG, यानी फ्री एनर्जी change gives free energy change, either it be positive or negative। तो थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा है अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, whereas kinetics mean it is the branch of chemistry in which we study about the rate of reaction, mean what's the rate of completion of reaction। यहाँ पे thermodynamics only explain the direction, the feasibility of the reaction, जिसमें कि जो फ्री एनर्जी चेंज यू नो वेरी वेल कि इसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि फ्री एनर्जी चेंज जो डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी चेंज होगा वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, when it will be spontaneous, when it will be non spontaneous, मीन कि डेल्टा जी जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये एक्सप्लेन करता है। अब जो है काइनेटिक्स में ये हम देख रहे हैं कि केमिकल जो रिएक्टेंट्स हमारे होते हैं इट डजंट
फॉर्म प्रोडक्ट ऑलवेज इंस्टेंटेनियसली, हमेशा ये इंस्टेंटेनियसली प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है. इनफैक्ट डिफरेंट रिएक्शन प्रोसीड्स इन डिफरेंट डायरेक्शन. जो रिएक्शंस जो होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं. तो ये स्टडी जो है हम जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें करेंगे. इसमें हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि दैट इज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, दैट इज कंट्रोल्ड रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन. इसके बारे में इसमें हम जानेंगे. इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा रिएक्शन एक्सप्लोसिव है और कैसे वो एक्सप्लोसिव रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट इसका डेली लाइफ में जो हमारा इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ कि लेट अस जो फूड जो भी हम लोग फूड आइटम्स लेते हैं तो देयर इज ए फूड प्रिजर्वेटिव एंड यू नो वेरी वेल वन कंपाउंड दैट इज पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड K2S2O5. It is potassium metabisulfite. It is used as a food preservative. Mean that is slow decay. जो भी फूड आइटम्स आप लेते हो, लेट अस सपोज कि अर्ली इन द मॉर्निंग अगर राइस बनते हैं या वेजिटेबल्स बनते हैं, पल्स दाल बनते हैं, तो at a certain time of interval there is a decay in their taste. There is a bacteria, that bacteria develops in that food items. So due to that bacteria, that is the spoilage of food items, we use a preservative that is potassium per meta potassium meta bisulfite. एक कंपाउंड यूज करते हैं. उसके बाद जो कंबशन ऑफ पेट्रोल डीजल, इसका भी स्टडी जो है वो कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड मैनर में इसमें स्टडी हम लोग करेंगे. फिर हम इस टॉपिक में ये भी डिस्कस करेंगे अबाउट द वेरिएबल्स दैट इज टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, कैटलिस्ट. कैटलिस्ट मीन वेदर इट एक्टिवेट or deactivate the rate of reactions. So these are the terms we will study in chemical kinetics. अब हम सपोज ये करते कि जब इसमें सबसे पहला टर्म हम ये लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन एक एग्जाम्पल हम लेते हैं दैट इज स्पीड ऑफ कार. मीन जैसे कार जो है आपका, जैसे ही आप स्पीड गाड़ी जस्ट स्टैंड बाय मोड में है, गाड़ी स्टार्ट हुई और वो पिकअप यानी 0 से जो है वो 0 किलोमीटर पे यहाँ पे इस पोजीशन पे था और लेट अस सपोज कि वो यहाँ पे 10 किलोमीटर आके गाड़ी यहाँ पे रुकी. तो दैट इज स्पीड. जो यहाँ पे जब आप स्पीड कैलकुलेट करते हो, स्पीड ऑफ कार अगर कैलकुलेट करते हो तो आप लिखते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेंज. डिस्टेंस ट्रेवल मीन चेंज इन पोजीशन एंड टाइम रिक्वायर्ड कि यहां से जो अगर 10 किलोमीटर ये गाड़ी आई है तो टाइम टेकन बाय कार. तो आप कैलकुलेट कर लेते हो स्पीड. जस्ट एक एग्जांपल है ये. इसी बेसिस पे यानी ये जो कार डिस्टेंस ट्रेवल में क्या हो गया कि दैट इज चेंज इन पोजीशन. ये क्या हो गया? चेंज इन
position by time required for the change. इससे आप कैलकुलेट करते हो स्पीड। इसी एक बेसिस पे हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस जो है, जो केमिकल रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट मीन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ reaction in terms of amount, इस बेसिस पे हम रेट जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट का मतलब ये क्या हो गया कि दैट इज चेंज इन द amount of reactant or product by time taken for the change. Mean जो रेट ऑफ रिएक्शंस जो हम अमाउंट के टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है यानी कि अमाउंट, कितना अमाउंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चेंज हुआ और उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम टेकन फॉर द चेंज। यानी अब इसके लिए अगर हम यूनिट लिखते हैं, किसका यूनिट क्या होगा, तो जो अमाउंट है वहां पे, जो अमाउंट है उसको हम लोग वहां पे मोल पर लीटर, ये जो अमाउंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल पर लीटर, और टाइम टेकन फॉर द चेंज, यानी टाइम जो होगा या तो मिनट में होगा, नहीं तो सेकंड में होगा, तो मिनट में होगा तो पर मिनट। अगर टाइम सेकंड में आप लिखते हो तो मोल पर लीटर पर सेकंड। क्योंकि ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, यूनिट अगर आप नहीं लिखते हो तो ऐसे भी आपका हाफ मार्क्स कट हो जाता है इन एकेडमिक एग्जामिनेशन। तो यूनिट भी कैलकुलेट करने का सबसे आसान, इसको भी रटना नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि जो अमाउंट जो है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो टाइम है, टाइम का यूनिट क्या है, तो फॉर्मूला पे सेट करना है और यूनिट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट के टर्म में ये रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं, रेट। अब क्या करते हैं हम लोग, रेट जो है वो जो कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा उसको देखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration. कंसंट्रेशन जब के टर्म में जब रेट कैलकुलेट करोगे तो व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम अगर आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन द रेट, कंसंट्रेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। जो ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम, रेट जो यहाँ इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। मीन कि यहां पे क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product by time taken for the change. फिर कंसंट्रेशन
जो कैलकुलेट यानी मोल पर लीटर, उसका तो यूनिट आप ऑलरेडी जानते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब ये किस कंडीशन में आ रहा है, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। मीन इस बेसिस पे अब इसका जब हम यूनिट निकालते हैं तो कंसंट्रेशन यानी ये क्या हो गया, मोल, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मोल पर लीटर पर मिनट, और सेकंड के टर्म में लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर पर टाइम। जनरली टाइम जिसमें होगा आपका वो टाइम आप कैंसिल करेंगे। तो इस बेसिस पे पहले हम ये टर्म्स इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन को देखते हैं। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस हमारा है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात जो हम कर रहे हैं, it is classified in two ways. Rate of reactions, it is classified into two ways. First, average rate of reaction, average rate of reaction, और दूसरा instantaneous rate of reaction. Mean rate of reactions is classified in two ways. First is average rate of reaction and second is instantaneous rate of reaction. तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो क्या है। मीन द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड या और इज कैलकुलेटेड बाय द स्पेसिफिक मेजरेबल टाइम। मीन कि स्पेसिफिक मेजरेबल टाइम जो हमारा है, ये टाइम पीरियड जो है स्पेसिफिक मेजरेबल period of time, mean the rate of change of concentration, the rate of change of concentration of reactant or product। जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात हम कह रहे हैं, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मीन इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product over a specific measurable period of time, that is average rate of reaction। let us suppose करते हैं, let us consider the reaction A to B। ये reaction suppose करते हैं where A is reactant, A is reactant and B is प्रोडक्ट। इज इट क्लियर कि ए यहां पे हमारा रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। अब ये सपोज करते हैं कि लेट अस कंसीडर कि ए कंसीडर एट टाइम, मतलब ये जो कंसंट्रेशन इसका हम लेते हैं, चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T1 and T2। कंडीशन क्या है, when T2 is greater than T1। ये जो A है, जो रिएक्टेंट, इसका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T1, जो इनिशियल टाइम T1 में क्या होगा एंड T2 में क्या होगा। तो ये T2, जब ये T2 is greater than T1 कंडीशन है यहाँ पे, एंड बी मतलब वो T1 और T2 में क्या हो जाएगा, वो A, अगर टाइम T1 है तो कंसंट्रेशन इज A1 एंड टाइम T2 है तो कंसंट्रेशन इज A2। इज इट क्लियर
कि concentration of A at time T1 and T2 is A1 and A2 respectively. Then the rate of reaction over the interval. The rate of reaction over the interval. क्या हो जाएगा ये? That is T2 minus T1. T2 minus T1. T1 में कंसंट्रेशन हो गया A1 और T2 में कंसंट्रेशन हो गया A2. टाइम इंटरवल जो हो गया हमारा यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. तो इस बेसिस पे जब हम रेट कैलकुलेट करते हैं, जो एवरेज रेट की बात कर रहे हैं, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए that is reactant, A reactant by time interval. Then you can write it R यानी rate is equal to A2 minus A1 by T2 minus T1. That is change in concentration of term in terms of reactant, that is del A by del T. When A2 is less than A1. It means delta A, this A2 minus A1, that is delta A is negative, but rate never be negative. Rate कभी negative हो ही नहीं सकता. So to make it positive, we are putting a negative sign, that is R is equal to minus del A by del T. रेट, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन है आपका, क्योंकि आगे हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ रेट जो है, रेट कभी भी निगेटिव जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता है. रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा. तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, मीन ये जो डेल ए बाय डेल टी है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे नेगेटिव साइन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. तो इस तरह से हमारा रिएक्टेंट का जो है, वी कैलकुलेट द रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज द एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज माइनस डेल ए बाय डेल टी. अब हम क्या करते हैं कि रिएक्टेंट के कंसर्ट में यहां पे हमने रेट निकाला है. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. यानी प्रोडक्ट के टर्म में जब हम रेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 जो कंसंट्रेशन ऑफ B जो होगा B1 टू B2, यानी प्रोडक्ट जो है वो B है, तो वो क्या हो जाएगा B1 टू B2 ओवर द टाइम इंटरवल T1 टू T2. टाइम इंटरवल जो वही है T1 टू T2, और प्रोडक्ट जो है वो B है, उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे हो गया B1 टू B2. तो इट मीन जब आप रेट सिमिलरली जैसे हमने रिएक्टेंट का निकाला था यानी A का निकाला था, तो जो एवरेज रेट प्रोडक्ट के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज B2 माइनस B1 by change in time, that is T2 minus T1. यहाँ पे क्या है, B2 is greater than B1, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, जिसको आप लिख सकते हो
डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। तो मीन जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब आप कैलकुलेट करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन in terms of reactant and product, that is minus del A by del T is equal to plus del B by del T, or you can write R average is equal to minus del A by del T equal to plus del B by del T। क्योंकि आपको ही पता है कि जब A to B जो मैंने रिएक्शन लिया था, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, whereas the concentration of product increases। तो इस बेसिस पे you can calculate it कि what be the average rate of reaction। Now whenever we are plotting a graph for average rate of reaction regarding concentration versus time, it will be like this, a graph that is time and concentration। I told you rate mean concentration of reactant decreases, so it will be decreases like this। So when you are calculating rate at initial stage R, that is minus A2 minus A1 by T2 minus T1 at this initial point, and at final point you can calculate the rate R is equal to A4 minus A3 by T4 minus T3 for reactant, because the concentration of reactant decreases whereas the concentration of product increases। तो उसके लिए जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो यहां पे, टाइम वर्सेस concentration, this is like this। It mean जो एवरेज आप यानी जो इनिशियल पॉइंट पे जो रेट था, दैट इज रेट इज इक्वल टू, यहां क्या होगा, B2 कंसंट्रेशन ऑफ B2 माइनस B1 बाय T2 माइनस T1 at initial stage, but at final stage it will be R average rate of reaction will be B4 minus B3 by T4 minus T1। So this is the graph for average rate of reaction। So now we are discussing about कि just you have you know about the equilibrium in 11th class। One term was dynamic equilibrium। So regarding this reaction, a dynamic equilibrium mean what is, first of all, what is meaning of equilibrium? Equilibrium mean, it doesn't mean कि there will be reaction, completion of reaction। Mean at the position of equilibrium, that is the dynamic equilibrium, only one thing, there is a no change in concentration, no change in concentration। Meaning of equilibrium is there is a no change in concentration, either reactant
और प्रोडक्ट, मीन वो रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट दोनों में से किसी का भी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो वो इट मीन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ए टू बी जा रहा है तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट यहां पे ये है कि वो प्रोडक्ट में आ रहा है, बट जो कंसंट्रेशन जो ए से बी में जो इसका डिक्रीज कर रहा था, इसका इंक्रीज कर रहा था, तो देयर इज द पोजीशन, at that position there is a no change in concentration of either reactant or product, mean it doesn't mean कि reaction is stopped. इसका कभी भी मतलब ये नहीं होता है कि अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कभी नहीं। रिएक्शन इज गोइंग ऑन, दैट इज दैट पोजीशन कि नो नेट चेंज इन द कंसंट्रेशन, नो नेट चेंज इन द concentration of reactant or product, that is called state of dynamic, yani that is dynamic equilibrium, whether there is a no change in concentration. अब इस पे हम क्या करते हैं कि जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने डिस्कस किया है, इस पे एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं। आई होप सो अब आप उस पे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली आप जो है क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए changes from 0.055 m molar concentration to 0.028 m in 32 minutes. What is the average rate? What is the average rate? Average reaction rate over the period. Over the period. And it will be also written in the question. Express it either in minute or in second. Minute or second दोनों में आप express कर सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ए आई मीन इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.055 m and final concentration that is AT after time t, it is AT is 0.028 m and T2 minus T1 it is time is 32 minutes 32 मिनट्स। अगर मिनट में आपको बनाना है तो मिनट में 32 मिनट्स हो गए, और अगर सेकंड में करना है इसको तो इक्वल टू इसको सेकंड में जब आप कर लेंगे 32 इंटू 60 सेकेंड दैट इज 1920 सेकेंड में। तो इफ यू आर कैलकुलेटिंग एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ मिनट, मिनट में जब आप कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर एवरेज रेट इज इक्वल टू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल बाय डेल्टा टी, दैट इज फाइनल कंसंट्रेशन क्या है 0.055 m माइनस 0.028 m बाय, पहले हम मिनट में लेते हैं 32 मिनट्स। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये माइनस करने पे ये आएगा 0.027 बाय 32 मिनट दैट इज मोल पर लीटर। ये किसमें होगा, मोल पर लीटर। जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 8.4 इंटू 10 टू द पावर -4
यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर मिनट। और यही जब सेकंड में आप कैलकुलेट करोगे तो सेकंड में क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला यही है, बस यहाँ 32 मिनट के पोजीशन पे क्या हो जाएगा? प्लेस पे क्या हो जाएगा? 1920 सेकेंड, यानी ये हो जाएगा 0.027 मोल पर लीटर बाय 1920 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। आई थिंक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पे जो क्वेश्चन होंगे इस टाइप के वो क्वेश्चंस होंगे जिसपे आप एवरेज रेट इजीली आइदर इन मिनट और इन सेकेंड, जो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। और आपका एक ऐसा बुक होना चाहिए दैट इज टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का, तो 100% सारे क्वेश्चन अगर आपको बन जाते हैं तो जैसा मैंने बिगनिंग में आपको कहा कि जो 45 क्वेश्चन जो नीट में थे ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, ऑल वाज फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। सो जस्ट कमांड ऑन एनसीईआरटी बुक एंड यू विल गेट 100% scores in your NEET exam or any other competitive exams. So it's a, I have completed the average rate of reaction, and the second part is instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction means the reaction takes place at particular point. Mean reaction is going on, रिएक्शन चल रहा है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप रिएक्शन रेट कैलकुलेट कर रहे हो, मीन इफ यू आर कैलकुलेटिंग रेट एट ए पॉइंट दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको कि इंस्टेंटेनियस रेट, ये जो हो जाएगा दैट इज क्या हो जाएगा? एवरेज रेट मीन इसको ऐसे आप लिख सकते हो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सडन एट पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो मीन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल ए बाय del A by del T when del T tends to 0 in terms of reactant, और in terms of product ये क्या हो जाएगा? प्लस del B by del T delta T tends to 0 mean there is a, during the instantaneous rate of reaction there is a small change in rate. So for a small change that we write the differential rate equation, that is RT is equal to minus dA by dt is equal to plus dV by dt. That is the spontaneous instantaneous rate, mean there is a small change in terms of reactant or in terms of product. So whenever you are calculating that instantaneous rate, that is R instantaneous, it will be minus dA by dt plus dV by dt. That is, you can write minus d reactant by dt is equal to plus d product by dt. That is the small change. अब एक कंप्लीट इसको कर लेते हैं हम कि whenever you are plotting graph for instantaneous reaction, versus concentration versus time concentration, it will be
like this. At slope, let us suppose कि ये slope अगर आपका है तो यहाँ पे जब आप calculate करते हो instantaneous rate of reaction, it will be Q, यानी at particular point, that is product dB plus dB by dt. But at this point, whenever you are calculating, yani at point Q, if you are calculating instantaneous rate, it will be dV by dt. At point P, it will be minus dA by dt. So this is average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. And in next class, I will discuss about the stoichiometric rate of reactions and the order rate of reaction, molecularity of reactions, order of reactions, and their unit. It will be discussed in next class. Hope so. You understand very well. That is the average rate of reaction and instantaneous rate of reaction. Thank you.